प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी प्योर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। आपको मालूम है दोस्तों चैनल पर बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए डेली क्लासेस लगाई जा रही है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी बीएसटीसी 2024 की होने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी छात्र तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी 2024 की, आज की क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर हरियाणा। जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी जो सीमा है दोस्तों कौन से राज्य से लगती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो बात करें पहले प्रश्न के करेक्ट आंसर की, राजस्थान की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है तो वो देखिए दोस्तों आपके मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और उसकी बात करूं दोस्तों वो आपकी दोस्तों 1600 किलोमीटर सर्वाधिक आपके मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे कम की मैं बात करूं, देखिए सबसे कम आपके पंजाब राज्य से लगती है। सबसे कम आपके पंजाब राज्य से लगती है दोस्तों 89 किलोमीटर आपके पंजाब से लगती है। ठीक है ना। अगर सबसे कम की पूछे तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर, टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है। प्रश्न में पूछा गया सर्वाधिक लंबी सीमा तो मध्य प्रदेश से लगती है। पूछे जाए कितनी, तो 1600 किलोमीटर दोस्तों टोटल लगती है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? मेवाड़, मारवाड़, वागड़ या फिर हाड़ौती। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो कि दोस्तों राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर दोस्तों प्राचीन नाम से दोस्तों उसको क्या जो है किस नाम से जाना जाता था, यही आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए हाड़ौती की मैं बात करूँ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जो जिले आते हैं वो देखिए दोस्तों आपके जो है हाड़ौती के अंतर्गत आते हैं। मेवाड़ की बात करूँ, देखिए राजस्थान का उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजस्थान, ये जो जिले हैं दोस्तों ये आपके मेवाड़ के अंतर्गत आते हैं। मारवाड़ की बात करूँ, देखिए जोधपुर, पाली, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ये सभी क्षेत्र दोस्तों आपके मारवाड़ के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो वागड़ क्षेत्र है दोस्तों उसमें 2 जिले आते हैं प्रमुख रूप से, एक तो डूंगरपुर और दूसरा बांसवाड़ा। और यहाँ पर दोस्तों जो बोली बोली जाती है उसे दोस्तों वागड़ी बोली कहा जाता है, जिस पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। माफ कीजिएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को वागड़ नाम से जाना जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्न में से किस जिले में गिलुंड सभ्यता स्थल है? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद या फिर सीकर। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। गिलुंड जो सभ्यता है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो कौन से जिले में आपकी गिलुंड सभ्यता स्थल स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है गिलुंड सभ्यता के बारे में। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, गिलुंड जो सभ्यता स्थल है दोस्तों वो आपके राजस्थान जिले में स्थित है। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से किस जिले में जोधपुर सभ्यता स्थित है? जयपुर, सीकर, उदयपुर या फिर हनुमानगढ़। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन से जिले में जोधपुर सभ्यता स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर कई बार ये प्रश्न आया हुआ है और क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि टोटल आपके दोस्तों राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आज की क्लास में करने वाले हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जोधपुर सभ्यता, देखिए इसको देखकर आप जोधपुर टिक मत कीजिएगा। जोधपुर जो सभ्यता वो आपके जयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है ना। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, सिरोही या फिर चित्तौड़गढ़। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मेसा का जो पठार है दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेसा का पठार, एग्जाम के अंदर कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो मेसा के पठार की मैं बात करूं, देखिए चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो किस पठार पर स्थित है, तो ये वो मेसा के पठार पर स्थित है, जो आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो मेसा का पठार, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान का वह जिला जिसमें जवई बांध स्थित है? पाली, जोधपुर, कोटा या फिर जयपुर। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें दोस्तों जवई बांध स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। जवई बांध की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, कौन से जिले में स्थित है? देखिए जवई बांध की मैं बात करूँ, ये दोस्तों आपके राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। जवई बांध की बात करूँ
ये देखिए पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है ना। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध आपके जवई बांध है, जो कि पाली जिले के अंदर स्थित है। तो पहला ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? लूणी नदी, पार्वती नदी, माही नदी या फिर जाकम नदी? जल्दी से राइट आंसर इसका बताइए। बंगाल की खाड़ी में इनमें से कौन सी नदी गिरती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है, यही आपको बताना है। तो आंसर बताइए। देखिए लूणी नदी की मैं बात करूं, अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये दोस्तों आपके अरब सागर के अफवाह तंत्र में गिरती है। माही नदी की बात करूं दोस्तों, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बहती है और ये भी दोस्तों अरब सागर में बहती है। जाकम नदी की मैं बात करूं दोस्तों, जाकम नदी प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों जाकम बांध इस पर बनाया गया, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध है। और जाकम नदी भी दोस्तों आपके राजस्थान के अरब सागरीय अफवाह तंत्र में गिरती है। जबकि जो पार्वती नदी है वो दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है पावड़ी परियोजना किससे संबंधित है? जल ग्रहण विकास से, कृषि वानिकी से, मरुभूमि विकास से या फिर सामाजिक वानिकी से? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। और आज की क्लास में देखिए जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं वो प्रश्न है जो कि दोस्तों बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों हर एक क्लास जो चैनल पर लगती है आपको जो है अटेंड करनी है, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पावड़ी परियोजना कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपके जल ग्रहण विकास से संबंधित है, यानी कि पहला ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या फिर तिल? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इनमें से कौन सी तिलहन की फसल है दोस्तों जो राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सरसों। और सरसों जो अनुसंधान केंद्र है वो देखिए काफी बार पूछा गया है, सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। सेवर भरतपुर के अंदर आपका सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया अफीम के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उड़ीसा? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे देखिए राजस्थान का नहीं दे रखा, लेकिन आपको बताना है कि राजस्थान में कौन से जिले अफीम के उत्पादन में अग्रणी है, वो भी आपको बताना है। तो यहाँ पे राज्यों के बारे में पूछा गया कौन सा राज्य दोस्तों आपके अफीम के उत्पादन में अग्रणी है, यही आपको बताना है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो अफीम की मैं बात करूँ, जो आपके मध्य प्रदेश है वो देखिए अफीम के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ, देखिए राजस्थान का जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ वगैरह ये जो एरिया है दोस्तों, चित्तौड़ में सर्वाधिक आपके अफीम का उत्पादन होता है और अफीम की दोस्तों लेन देन होती है। तो मध्य प्रदेश दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया किस नस्ल का ऊंट सवारी व रेतीले बाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेरी, कच्ची, जैसलमेरी या फिर सिंधी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सी नस्ल का जो ऊंट है दोस्तों वो सवारी और रेतीले बाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है, कौन सा ऊंट दोस्तों यहाँ पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात कर देखिए जैसलमेर का जो ऊंट है, जिसे जैसलमेरी ऊंट कहा जाता है, और यहाँ की जो प्रजाति जैसलमेर की ऊंट की प्रजाति है वो नाचना नाम है। नाचना जो ऊंट है दोस्तों वो सवारी के लिए और रेतीले बाग में दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो तीसरा ऑप्शन जैसलमेरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ताल छापर, केवलादेव, सरिस्का या फिर गन्ना पक्षी विहार? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना। तो हरे कबूतर जो है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में या कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्लास को एंड तक वॉच करना और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। हरे कबूतर कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, यही आपको बताना है। तो हरे कबूतर की मैं बात करूँ दोस्तों आपके सरिस्का अभ्यारण्य में पाया जाता है, जो कि करेक्ट आंसर की बात करूँ अलवर के अंदर दोस्तों आपका सरिस्का अभ्यारण्य स्थित है, यानी कि हरे कबूतर यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया तेल और कोयले की बदौलत देश के खनिज क्षेत्र की आर्थिक राजधानी कौन बन रहा है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देश की आर्थिक राजधानी किसकी वजह से? तेल और कोयले की वजह से। तो कौन बन रहा है इनमें से? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जैसलमेर? करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सीधा एग्जाम में उठाकर पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो देखिए तेल और कोयले की बदौलत जो देश के खनिज क्षेत्र की आर्थिक राजधानी बन रहा है वो हो जाएगा देखिए आपका बाड़मेर जिला।
क्योंकि काफी सारे दोस्तों यहाँ पे क्षेत्र है जिनसे तेल और कोयला प्राप्त होता है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सन 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने डाली थी? अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक, सेठ दामोदर दास राठी या फिर जमनालाल बजाज? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ब्यावर में आर्य समाज की नींव 1921 के अंदर किसने डाली थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में आया हुआ है, तो सभी को यहाँ पर साथ साथ में आंसर बताते रहना। तो 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की जो नींव है वो आपके सेठ दामोदर दास राठी ने डाली थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है हुरडा सम्मेलन में नागौर के किस शासक ने भाग लिया था? दुर्जन साल, भक्त सिंह, अमर सिंह या फिर अभय सिंह? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो हुरडा सम्मेलन में नागौर के किस शासक ने भाग लिया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। हुरडा सम्मेलन की मैं बात करूं, देखिए हुरडा देखिए भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत आता है। 1734 में यहाँ पे देखिए हुरडा सम्मेलन हुआ था। 1734 में यहाँ पर हुरडा सम्मेलन हुआ था और नागौर में जिस शासक ने भाग लिया था वो था दोस्तों आपका भक्त सिंह। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। और इसकी जो अध्यक्षता है हुरडा सम्मेलन की वो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया उदयपुर का विलय एकीकरण के किस चरण में किया गया था? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण या फिर चतुर्थ चरण? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। उदयपुर का विलय दोस्तों कौन से चरण में किया गया, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न तो उदयपुर का विलय कौन से चरण में किया गया, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहां पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों उदयपुर का जो विलय देखिए दोस्तों आपके तीसरे चरण में किया गया। उदयपुर का जो विलय है वो देखिए राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में दोस्तों किया गया था। और तीसरे चरण का जो नाम है वो देखिए संयुक्त राजस्थान है, ठीक है ना। पूरी मेवाड़ रियासत का जो विलय दोस्तों वो आपके राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में हुआ था, ठीक है ना। तीसरे चरण में पूरी आपके जो है मेवाड़ रियासत का दोस्तों एकीकरण खत्म हुआ था। तो तीसरा तृतीय चरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए मैंने पहले बता दिया एकीकरण और प्रजामंडल का जो क्षेत्र है, यानी कि ये दोस्तों दो टॉपिक है, यहाँ से हर बार दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो हर बार दोस्तों प्रश्न आता है, यहाँ पे पिछले पेपर को आप उठाकर देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो तीसरे चरण का क्या नाम है? देखिए तीसरे चरण का जो नाम है वो संयुक्त राजस्थान है, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, जयपुर या फिर उदयपुर? मेनाल जलप्रपात की यहां पर बात हो रही है, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को यहां पर आंसर बताना है। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेज होती है बीएसटीसी 2024 के लिए, इसलिए डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। मेनाल जलप्रपात की बात करूं, यह राजस्थान के भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया मोलेला गांव किस जिले में स्थित है? चूरू, बीकानेर, नागौर या फिर राजसमंद? जल्दी से आंसर बताइए इसका। जो मोलेला गांव है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मोलेला गांव कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपको बताना है। देखिए मोलेला कला की मैं बात करूं, ये मिट्टी की कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मिट्टी से जो बर्तन बनाए जाते हैं उसकी कला के लिए आपके मोलेला प्रसिद्ध है, जिसे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। मोलेला की बात करूं, मोलेला देखिए आपके राजसमंद के अंदर स्थित है, राजसमंद के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? अजयराज चौहान को, आनाजी को, विग्रहराज चतुर्थ को या फिर अर्णवराज को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कवि बांधव के नाम से निम्न में से किसको जाना जाता है, यही आपको बताना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? कवि बांधव के नाम से इनमें से किसको जाना जाता है, यही आपको बताना है। तो देखिए विग्रहराज चतुर्थ जो है इनको देखिए दोस्तों आपके, जिन्हें बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, बिसलदेव के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर के चौहान वंश के शासक थे ये। तो कवि बांधव के नाम से इनको जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया जांगलदर बादशाह किसको कहा जाता है? मान सिंह को, करण सिंह को, जगन्नाथ कछवा को या फिर टोडरमल को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जांगलदर बादशाह किसको कहा जाता है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंपॉर्टेंट प्रश्न तो सीधा एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जांगलदर बादशाह। तो देखिए दोस्तों बीकानेर के जो शासक थे वो अपने आप को देखिए जांगलदर बादशाह कहते थे, और इनमें से जो जांगलदर बादशाह था वो कर्ण सिंह था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया माही बजाज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोहम नदी, जाखम नदी, माही नदी या फिर जवाई नदी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सोहम, जाखम और माही नदी।
और जवाई नदी कौन सी नदी पर आपके माई बजाज सागर बांध बनाया गया है? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए सोम, जाखम और माही तीनों नदियों पर देखिए आपका बेणेश्वर संगम स्थित है, ठीक है ना। बेणेश्वर संगम स्थित है, सोम, माही, जाखम और माई बजाज जो सागर बांध है वो आपके माही नदी पर बनाया गया, माही नदी पर यह बनाया गया। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सरस्वती भंडार किस स्थान पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सरस्वती जो भंडार है वो कौन से स्थान पर स्थित है, यही आपको बताना है। एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? सरस्वती जो भंडार है कौन से स्थान पर स्थित है? तो बात करूं इसके करेक्ट आंसर की, उदयपुर जिले के अंदर देखिए आपका सरस्वती भंडार स्थित है। चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1967, 1964, 1965 या फिर 1968? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? सभी को यहाँ पर आंसर बताना दोस्तों। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, देखिए टोटल दोस्तों 50 प्रश्न आज की क्लास में करने वाले हैं। 50 के 50 पिछली क्लासेज में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है, तो आने वाली क्लासेज के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी दोस्तों ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बीएसटीसी 2024 के लिए डेली क्लासेज चैनल पर लगाई जा रही है, इसलिए डेली क्लासेज अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी से। तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की बात करूँ, इसकी स्थापना आपके 1964 के अंदर हुई थी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा यहाँ पे पूछा गया है पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी क्या कहलाता है? प्रधान, खंड विकास अधिकारी, सांसद या फिर मेयर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। पंचायत समिति का जो सरकारी पदाधिकारी है दोस्तों वो क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? पंचायत समिति का। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका? पंचायत समिति का जो सरकारी पदाधिकारी है उसका नाम आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं खंड विकास अधिकारी, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया है टोंक में क्रांतिकारियों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? मीर उस्मान खान, मीर आलम खान, मीर सैयद खान या फिर मीर वजीर खान? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? टोंक में जो क्रांतिकारी थे उन्होंने दोस्तों किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था, यही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। टोंक में जो क्रांतिकारियों ने दोस्तों नेतृत्व है, करेक्ट आंसर की बात करूं मीर आलम खान के नेतृत्व में दोस्तों उन्होंने विद्रोह किया था, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? जोरावर सिंह से, मास्टर हमीरचंद से, केसरी सिंह से या फिर अर्जुन लाल सेठी से? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जो कुंवर प्रताप सिंह थे दोस्तों उनको देशभक्ति की प्रेरणा किससे मिली थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों कुंवर प्रताप सिंह की मैं बात करूँ, आपके देखिए दोस्तों केसरी सिंह भारत के पुत्र थे, और इनको दोस्तों आपके केसरी सिंह भारत के पुत्र थे, और ये जो थे दोस्तों आपके जोरावर सिंह भारत के दोस्तों भतीजे थे, ठीक है ना। कुंवर प्रताप सिंह की मैं बात करूँ, कुंवर प्रताप सिंह की बात करूँ, देशभक्ति की जो प्रेरणा दोस्तों वो मास्टर हमीरचंद से इनको मिली थी, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया 1903 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर कौन सा कर लगाया था? किसानों पर कौन सा कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने? चुंगी कर, सरदेशमुखी, चौथ कर या फिर चौरी कर? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? 1903 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर कौन सा कर लगाया, यही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये बात है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। बिजोलिया किसान आंदोलन देखिए आपके 1897 में शुरू हुआ था और 1941 में खत्म हुआ था, यानी कि दोस्तों 44 वर्षों तक ये टोटल चला था। और 1903 में राव कृष्ण सिंह ने दोस्तों किसानों पर आपके चौरी कर लगाया था। चौरी कर यानी कि लड़की के विवाह पर दोस्तों कर आपको दिया जाता था। और राव पृथ्वी सिंह ने दोस्तों तलवार बंदाई कर लगाया था, तलवार बंदाई कर लगाया था। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा ऑप्शन चौरी कर। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? 1945, 1937, 1944, 1938? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना इनमें से किसने की थी, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है ये बूंदी प्रजामंडल के बारे में। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बूंदी प्रजामंडल। तो देखिए दोस्तों बूंदी जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना आपके 1944 में हुई थी। 1944 में हुई थी कांतिलाल चौतानी। एग्जाम में पूछा जा सकता किसने की थी। देखिए सभी प्रजामंडल की आपके दोस्तों सन याद होना चाहिए, और इसके अलावा किसने इसकी जो है स्थापना की थी, या फिर अध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो बूंदी प्रजामंडल की जो स्थापना है 1944 में कांतिलाल चौतानी ने की थी, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का राज प्रमुख कहाँ के महाराजा को बनाया गया? अजमेर, जयपुर, उदयपुर या फिर जोधपुर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो कहाँ के महाराजा को बनाया गया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। तो सबसे पहले तो आपको बताना राज प्रमुख किससे बनाया था, तो महाराजा मान सिंह द्वितीय को, ठीक है ना, महाराजा मान सिंह द्वितीय को दोस्तों बनाया गया था। और ये कहाँ के शासक थे, तो ये थे दोस्तों आपके जयपुर के शासक, ठीक है ना। तो राजस्थान का जो राज प्रमुख है वो जयपुर के शासक महाराजा मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, गुलाबो किस नृत्य की नृत्यांगना है? चरी नृत्य, चंग नृत्य, कालबेलिया या फिर पनियारी? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। गुलाबो कौन से नृत्य की नृत्यांगना है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। देखिए पनियारी नृत्य की मैं बात करूं, ये कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, कालबेलिया नृत्य की जनजाति है जो आपके नृत्य है। चरी नृत्य की बात करूं, ये दोस्तों गुर्जर जाति का नृत्य है। और यहाँ पे दोस्तों इसको जो प्रसिद्धि दिलाई थी वो दिलाई थी दोस्तों आपके किसने? फल्गुबाई ने। फल्गुबाई ने दोस्तों आपके चरी नृत्य को दोस्तों प्रसिद्धि दिलाई थी। जबकि गुलाबो जो है दोस्तों वो आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। गुलाबो ने दोस्तों कालबेलिया नृत्य को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई थी 2010 में दोस्तों विश्व विरासत सूची में कालबेलिया नृत्य को भी सम्मिलित किया गया था। और कालबेलिया जो नृत्य है ये आपके मारवाड़ यानी कि जोधपुर का प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो गुलाबो जो है दोस्तों आपके कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? अलवर, सिरोही, जोधपुर या फिर भरतपुर? करेक्ट आंसर बताइए। अलवर जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन से जिले के अंदर है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है और कई बार ये पूछा गया है। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से टोटल कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की मैं बात करूँ, ये आपके दोस्तों भरतपुर के अंदर स्थित है। भरतपुर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान का भूगोल पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1956 में, 1968 में, 1967 में या फिर 1966 में? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है दोस्तों इसका प्रकाशन कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? राजस्थान का भूगोल जो पुस्तक है इसका जो प्रकाशन है वो देखिए 1968 के अंदर हुआ था। यानी कि दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के लगभग बराबर है? इटली, न्यूजीलैंड, जर्मनी या फिर हंगरी? जल्दी से आंसर बताइए इसका। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है लगभग कौन से देश के बराबर है, यही आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर बताइए इसका। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है देखिए 3,42,239, 3,42,239, सीधे साधे आप इसे याद कर सकते हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो है आपके राजस्थान का क्या है? क्षेत्रफल है। और ये जो है दोस्तों आपके लगभग देखिए जर्मनी के बराबर है। लगभग दोस्तों आपके जर्मनी के बराबर है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान एकीकरण में पंचम चरण में किसका विलय हुआ था? जैसलमेर रियासत का, सिरोही का, कोटा का या फिर मत्स्य संघ का? जल्दी से इसका आंसर बताइए। पंचम चरण में दोस्तों किसका विलय हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए। देखिए राजस्थान के एकीकरण और प्रजामंडल मैंने पहले बता दिया, यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। जैसलमेर रियासत की बात करूं, देखिए इसका जो विलय है वो चौथे चरण में हुआ था। राजस्थान की 4 बड़ी रियासतों जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो 4 बड़ी रियासत है इनका विलय आपके चौथे चरण में आता है। तो जैसलमेर भी उसी के अंतर्गत आता है। सिरोही का विलय, देखिए राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जिसका जो विलय 2 चरण में हुआ था, यानी कि छठे और 7वें चरण में इसका विलय हुआ था। इस एक प्रकार से 7वें चरण में दोस्तों टोटल मिलाकर सिरोही का संपूर्ण विलय दोस्तों राजस्थान में हुआ था। कोटा की मैं बात करूं, कोटा देखिए दोस्तों आपके राजस्थान के द्वितीय चरण में हुआ था। और सबसे ज्यादा रियासतों का जो विलय है वो राजस्थान के द्वितीय चरण में हुआ था, जिसमें कोटा भी सम्मिलित था। और पंचम चरण में जिसका विलय हुआ था वो मत्स्य संघ था। यानी कि मत्स्य संघ का जो निर्माण है वो तो देखिए दोस्तों पहले ही चरण में हो गया था। मत्स्य संघ का निर्माण पहले ही चरण में हो गया था, लेकिन इसका जो विलय है वो देखिए 5वें चरण के अंतर्गत होता। और इसमें देखिए दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 रियासतें इसमें मत्स्य संघ में शामिल थी। और इसका जो विलय आपके पंचम चरण में होता है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे पूछा गया, किस स्थल को राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है? नाथ द्वारा को, सीता माता को, बेणेश्वर को या फिर मात्र कोंडिया को? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर? राजस्थान का हरिद्वार इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए।
इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए नाथ द्वारा की मैं बात करूँ, ये आपके राजस्थान के राजसमंद के अंदर स्थित है, राजसमंद के अंदर स्थित है। सीता माता आपके दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है। और बेणेश्वर की बात करूं दोस्तों, बेणेश्वर में आपके बेणेश्वर धाम भी स्थित है, डूंगरपुर के अंदर ये स्थित है। और राजस्थान का जो हरिद्वार है वो आपके मातृकुंडिया को कहा जाता है। मातृकुंडिया दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और यहीं से दोस्तों आपके किसका एक ही आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, जो कि आपके गोविंद गुरु के शिष्य माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। उन्होंने दोस्तों मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन की शुरुआत की थी। तो राजस्थान का जो हरिद्वार है वो आपके मातृकुंडिया को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है, दक्षिणी पूर्वी, मध्यवर्ती, दक्षिणी या फिर दक्षिण पश्चिम, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लासेस चैनल पर लगने वाली है। तो अरावली पर्वतमाला की बात करूं दोस्तों, मध्यवर्ती जो इसका क्षेत्र है वहां पर देखिए आपके सर्वाधिक अंतराल है। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, राणा सांगा या फिर राणा प्रताप, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राणा जो पूंजा है दोस्तों वो कौन से राजा का सेनापति था, इनमें से यही आपको बताना है। तो जल्दी से करेक्ट आंसर इसका बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। राणा पूंजा की यहाँ पर बात हो रही है। तो राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था, करेक्ट आंसर की बात करूं ये दोस्तों आपके महाराणा प्रताप का सेनापति था। और राणा पूंजा जो है दोस्तों हल्दी घाटी, जो कि 1576 में इसका युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध में दोस्तों महाराणा प्रताप के साथ लड़ा था। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, शाहबाज ने मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था, 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 1 बार, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, सभी को यहाँ पर आंसर बताना। शाहबाज खान ने दोस्तों मेवाड़ पर प्रताप के विरुद्ध कितनी बार आक्रमण किया था, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना। तो शाहबाज खान ने देखिए प्रताप के विरुद्ध आपके 3 बार आक्रमण किया था, 3 बार आक्रमण किया था। पहला 1577 में, फिर अगले साल 1578 में, और तीसरा दोस्तों 1579 में, ठीक है ना। लेकिन तीनों ही आक्रमणों में दोस्तों उससे सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1580 में दोस्तों अकबर ने अब्दुल रहीम खानकाना को भेजा था, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खानकाना को भेजा था, जहां पर दोस्तों अब्दुल रहीम खानकाना के परिवार को महाराणा अमर सिंह ने, जो कि महाराणा अमर प्रताप के पुत्र थे, उन्होंने बंदी बना लिया था। तो शाहबाज खान ने मेवाड़ पर देखिए प्रताप के विरुद्ध 3 बार आक्रमण किया था। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना अकबर ने कहां पर रची थी, आमेर दुर्ग में, दौलत खाना में, लाल किले में या फिर आगरा के दुर्ग में, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यू रचना है दोस्तों अकबर ने कौन से दुर्ग के अंदर रखी थी, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और साथ साथ में आपको आंसर देना है। देखिए हल्दी घाटी युद्ध की जो व्यू रचना है वो दौलत खाना में रची गई थी, दौलत खाना में रची गई थी। दौलत खाना को आपके मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग भी कहा जाता है, जो कि आपके अजमेर के अंदर स्थित है। इसी को आपके दौलत खाना के नाम से जाना जाता है। इसी दुर्ग में दोस्तों महाराणा प्रताप ने, अकबर ने माफ कीजिएगा, हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना रची थी। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था, समीर सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह या फिर जोध सिंह, जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जो मुगल बादशाह औरंगजेब था दोस्तों उसकी मृत्यु के समय आपके मारवाड़ का शासक कौन था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में काफी बार आया हुआ है, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों 50 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। देखिए औरंगजेब की मृत्यु, औरंगजेब की जो मृत्यु है वो देखिए 1707 में हुई थी, 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इसका पुत्र बहादुर शाह दोस्तों आपके जो है मुगल सम्राट बना था। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी दोस्तों उस समय जो आपके मारवाड़ का शासक था वो था आपका अजीत सिंह। तीसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, किस स्थान पर रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था, फलोदी में, रामदेवरा में, सातल देवरा में या फिर पोखरण में, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध जो है दोस्तों कौन से स्थान पर किया था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर इसका बताइए। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। भैरव राक्षस, देखिए रामदेव जी ने जो समाधि ली थी वो देखिए रामदेवरा के अंदर ली थी। रामदेवरा में दोस्तों रुणीचा के अंदर दोस्तों रामदेव जी ने जो है आपके समाधि ली थी। रामदेवरा में दोस्तों इनका मंदिर भी स्थित है और इनका मेला भी लगता है आपके। और इन्होंने दोस्तों भैरव राक्षस का जो वध किया था वो देखिए आपके सातल देवरा में किया था।
सातल देवरा में आपके जो है भैरव राक्षस का वध किया था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? परबतसर में, मानासर में, मेड़ता में या फिर करनाल में? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला दोस्तों कहां पर आयोजित होता है? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। देखिए तेजाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे कि दोस्तों तेजाजी का जो जन्म है वो खरनाल के अंदर हुआ था। इसके अलावा दोस्तों जो बांसी दुगारी है जो कि बूंदी के अंदर स्थित है वो तेजाजी की कर्मस्थली रहा है। इसके अलावा जो सुरसुरा है वहां पर दोस्तों तेजाजी की मृत्यु हुई थी, वहां पर इनका मंदिर है और मेला भी बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों सेंदरिया के अंदर भी दोस्तों इनका मंदिर है और मेला लगता है। और इनका जो तेजाजी पशु मेला है वो देखिए दोस्तों परबतसर में लगता है। परबतसर में आपके तेजाजी पशु मेला था। ये परबतसर पहले नागौर के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान में दोस्तों नया जिला बनने से ये डीडवाना कुचामन के अंदर आने लगा है। तेजाजी की स्मृति में तेजाजी पशु मेला, परबतसर, डीडवाना कुचामन, पहला ही ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया सुंदा पर्वत पर किस देवी का मंदिर है? अर्बुदा माता, आवड़ माता, चामुंडा माता या फिर तन्नौट माता? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। सुंदा पर्वत पर इनमें से कौन सी देवी का मंदिर स्थित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो तन्नौट माता की बात करूँ, देखिए तन्नौट माता का जो मंदिर है वो तन्नौट जैसलमेर के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और ये सैनिकों की कुलदेवी भी कहलाती है। जो बीएसएफ के जवान ने वो देखिए इनकी पूजा करते हैं तन्नौट माता का, और तन्नौट जैसलमेर में इनका मंदिर भी बना हुआ है। अर्बुदा माता की मैं बात करूँ, इन्हें देखिए थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? तो अर्बुदा माता का मंदिर स्थित जो है वो सिरोही के अंदर स्थित है। सुंदा पर्वत पर जिस देवी का मंदिर है वो आपकी अर्बुदा माता है। तो पहले ही ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा नौहर तहसील में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? बाणगंगा मेला, चार भुजा मेला, गोगाजी का मेला या फिर शीतला माता मेला? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जो आपकी नौहर तहसील है दोस्तों वहां पर कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। नौहर तहसील की बात हो रही है। नौहर तहसील की मैं बात करूँ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और इसी को दोस्तों आपके गोगा मेड़ी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए गोगा जी का मेला लगता है, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ पर इनका मंदिर भी स्थित है नौहर तहसील में। और शीतला माता का जो मेला है वो आपके चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। बाणगंगा का जो मेला है दोस्तों वो जयपुर के अंदर लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नौहर तहसील में आपके गोगा जी का दोस्तों प्रसिद्ध मेला लगता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, नागौर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है, इसकी जो स्थापना है या इसकी प्रधान पीठ जो है कहां पर स्थापित है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। देखिए नाथ संप्रदाय की मैं बात करूं, नाथ मुनि के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। नाथ मुनि के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो प्रधान पीठ की स्थापना है दोस्तों वो जोधपुर के अंदर स्थित है। जोधपुर में इसकी जो प्रधान पीठ है वो महामंदिर के नाम से जानी जाती है। महामंदिर के नाम से जानी जाती है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान रखना है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया किस दुर्ग को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग या फिर जयगढ़ दुर्ग? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। रहस्यमय दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है यहाँ पर? और देखिए टोटल आज की क्लास में 50 प्रश्न होने वाले हैं जो कि राजस्थान जीके से संबंधित है। और बीएसटीसी की जो परीक्षा है उसमें देखिए 50 प्रश्न 150 नंबर के आपके राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। तो क्लास के सभी प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो रहस्यमय दुर्ग किसको कहा जाता है? देखिए जूनागढ़ दुर्ग की मैं बात करूँ, आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। इसे रातीघाटी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वो देखिए दोस्तों आपके राय सिंह ने करवाया था। राय सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। और इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है जूनागढ़ दुर्ग को। जैसलमेर दुर्ग देखिए जिसे सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। पीले पत्थरों से यह दुर्ग निर्मित है और यह दोस्तों आपके दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। दानवन दुर्ग की सबसे बढ़िया जो कैटेगरी है वो आपके जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है। राव जैसल ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। यह जो दुर्ग है दोस्तों आपके त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और रहस्यमय दुर्ग किसको कहा जाता है? तो वो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। जयगढ़ दुर्ग को आपके रहस्यमय दुर्ग को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें बनी हुई है। और जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसे हम जयबाण के नाम से जाना जाता है, एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जयबाण, वो आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। और इंदिरा गांधी ने दोस्तों यहाँ पर खुदाई भी करवाई थी।
खजाने के जो है खोज में दोस्तों यहाँ पर इंदिरा गांधी ने दोस्तों खुदाई भी करवाई थी। तो वो कौन सा दुर्ग है? वो आपके जयगढ़ दुर्ग है, जहां पर जयबाण तोप स्थित है। इसे रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है। तो चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा या फिर उदय सिंह? कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? रणकपुर जो जैन मंदिर है दोस्तों, उसका जो निर्माण है वो कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। रणकपुर जैन मंदिर, देखिए रणकपुर जैन मंदिर जो है उसमें देखिए 1444 खंबे हैं। इसी कारण दोस्तों इसे खंबों का अजायब घर भी कहा जाता है। यह दोस्तों आपके राजस्थान के पाली जिले के अंदर स्थित है। और इसका जो निर्माण है दोस्तों धरणकशाह नामक व्यापारी ने करवाया था। धरणकशाह नामक व्यापारी ने करवाया था। एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। उस समय जो शासनकाल था वो देखिए महाराणा कुंभा का शासनकाल था, जिस समय आपके रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए गए थे। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, किस वाद्य यंत्र को चौतारा भी कहा जाता है? ताशा को, तंदूरा को, नगाड़ा को या फिर पुंगी को? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। किस वाद्य यंत्र को इनमें से चौतारा कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी करेक्ट आंसर बताइए इसका। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है। चौतारा के नाम से किस वाद्य यंत्र को जाना जाता है? चौतारा की मैं बात करूं, ये देखिए तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, जो कि दोस्तों तारों से बजाया जाता है। तारों से बजाया जाता है आपका चौतारा वाद्य यंत्र। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नगाड़ा की मैं बात करूं, देखिए ये अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। अवनद वाद्य यंत्र यानी कि चमड़े से बने होते हैं, अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। पुंगी की मैं बात करूं, ये देखो यहाँ पे सुशीर वाद्य यंत्र है, जो कि फूंक मारकर बजाए जाते हैं, फूंक मारकर बजाए जाते हैं। ताशा की मैं बात करूं, देखिए गम या फिर गम में बजाया जाना एकमात्र वाद्य यंत्र जो है, जो वो आपके ताशा है, जो कि दोस्तों मुहर्रम, मुसलमानों का जो त्योहार है मुहर्रम, उसके अवसर पर दोस्तों आपके ताशा बजाया जाता है। और जो चौतारा है देखिए दोस्तों आपके तंदूरा को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, चित्तौड़ के किले में बारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने, महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा सांगा ने या फिर महाराणा लाखा ने? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। बारमल की हवेली, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है बारमल की जो हवेली है वो कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सिंपली से आपको ध्यान में रखना बारमल की जो हवेली वो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। तो सभी को यहाँ पर आंसर बताना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। बारमल की हवेली के, देखिए बारमल जो है, अगर आपसे पूछे कि जयपुर के शासकों में सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार की थी, या यूं कहे राजस्थान के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो देखिए दोस्तों आपका बारमल है। बारमल ने दोस्तों सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों अकबर के साथ किया था। तो चित्तौड़ के किले में जो बारमल की हवेली है वो देखिए आपके महाराणा उदय सिंह ने करवाई थी। ये महाराणा उदय सिंह वही है जो कि महाराणा प्रताप के पिता कहलाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राज्यपाल का पद रिक्त हो जाने पर उसके पद पर कौन कार्य करता है? उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। और ये दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न और 50वां प्रश्न है। 50 में से टोटल आपके प्रश्न कितने करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो राज्यपाल का जो पद रिक्त हो जाता है दोस्तों, उसके पद पर कौन कार्य करता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्र के अंदर दोस्तों राष्ट्रपति का जब पद रिक्त होता है, तो उसके स्थान पर दोस्तों जो आपके सर्वोच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपके जो है उसके पद पर कार्य करता है। उसी प्रकार जो राज्यपाल का पद राज्यों में जो है रिक्त होता है, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों वही उसके पद पर बैठेगा, उसके कार्यों का संपादन करेगा। तो दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर डेली लगेगी। तो बीएसटीसी 2024 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना डेली क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।